वेलकम टू टेल मूवीज, जहाँ पर होती है हर मूवी एक्सप्लेन। तो ये फिल्म 1932 की एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जब विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। इस दौर में डॉक्टर रिटर अपनी पत्नी के साथ जर्मनी छोड़कर एक सुनसान द्वीप पर आकर बस गए। वहाँ रहकर उन्होंने जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने और इस दुनिया को जीने के तरीकों पर फिलॉसफी लिखना शुरू की। अपनी किताबों में उन्होंने उस द्वीप पर बिताई अकेली जिंदगी के बारे में भी बताया। द्वीप के पास से गुजरने वाले जहाज उनके लिखे हुए कागज उठा ले जाते थे और धीरे धीरे उनकी फिलॉसफी अखबारों में छपने लगी। पूरी दुनिया के लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से वो मशहूर हो गए। यहाँ तक कि कई लोग उन्हें फॉलो करने लगे। ऐसे ही उनके एक फैन कपल हाइस और उसकी पत्नी ने भी उनसे प्रेरित होकर सब कुछ छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ उस द्वीप पर आ गए। ये बात 1932 की है, यानी डॉक्टर रिटर के वहाँ आने के लगभग 3 साल बाद। जब हाइस और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने डॉक्टर रिटर और उनकी पत्नी से मुलाकात की, लेकिन साफ झलक रहा था कि डॉक्टर रिटर उनकी मौजूदगी से खुश नहीं थे। हाइस को लगा था कि डॉक्टर रिटर उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर रिटर का मुंह देखकर हाइस ने उन्हें खुश करने की कोशिश की और कहा, आपकी फिलॉसफी आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है। मैं और मेरी पत्नी भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए हमने भी सब कुछ छोड़ दिया है और यहाँ आ गए हैं। लेकिन ये सुनकर भी डॉक्टर रिटर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। उन्होंने बस उन्हें आइलैंड का चक्कर लगवाना शुरू कर दिया और बताया कि अकेले रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ जंगली जानवरों से बचना बहुत ही मुश्किल है और पूरे द्वीप पर सिर्फ 2 छोटे झरने हैं जो बारिश का पानी जमा रखते हैं। इसके बाद डॉक्टर रिटर ने हाइस की पत्नी का सामान एक गधे पर लादा, उसे पहाड़ी पर एक गुफा के पास छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने कैंप में जगह नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अपने रहने का इंतजाम खुद कर लोगे। और हाँ, मेरी पत्नी का गधा रात होने से पहले मुझे लौटा देना। रात में हमें डॉक्टर रिटर और उनकी पत्नी दिखाए जाते हैं, जो दोनों नए आए लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। रिटर की पत्नी कहती है, मुझे समझ नहीं आता ये बेवकूफ लोग क्या सोचकर यहाँ आए। ये हमारी तरह जिंदगी नहीं जी सकते, हर दूसरे दिन हमसे मदद मांगने आएंगे और मैं इन सब से बहुत परेशान हूँ। रिटर हंसते हुए जवाब देता है, इसीलिए तो मैंने उन्हें ऊपर वाली गुफा में छोड़ दिया जहाँ लाशें सड़ती हैं। अगर उन्होंने आज रात ठंड में गुजारी तो सुबह तक खुद ही मर जाएंगे। उधर हाइस और उसकी पत्नी ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि उस पुरानी गुफा को घर में बदल सके। उन्होंने बारिश का पानी जमा करने का तरीका भी निकाला, जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और उस पे कटे हुए बांस लगाए ताकि बारिश का पानी बहकर उसमें जमा हो जाए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी, लेकिन हाइस की पत्नी मार्गरेट वहाँ बिल्कुल भी सहज नहीं थी। रात में जंगली जानवरों और कीड़ों की आवाज उन्हें सोने नहीं देती थी। ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। किसी तरह आग जलाकर वो रातें काटते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन मार्गरेट हाइस से कहती है कि उसके पीरियड्स को 3 महीने हो गए हैं, यानी वो प्रेग्नेंट है। हाइस ये सुनकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन मार्गरेट उदास हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की जगह पर वो बच्चे को जन्म दे। अगले दिन दिखाया जाता है कि दोनों कपल खाने की तलाश में जंगल की ओर गए हैं। तभी उन्हें दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रिटर दूरबीन से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोई और भी इस द्वीप पर आ गया है। ये देखकर वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे जिंदगी अकेले जीना चाहते थे। फिर पता चलता है कि एक लड़की एलॉइस 2 दोस्तों के साथ वहाँ आई है। उनके साथ एक नौकर भी था। वो आते ही जश्न मनाने लगते हैं। जब डॉक्टर रिटर और उनकी पत्नी अपने घर लौटते हैं तो एलॉइस के दोस्त उसकी कुर्सी उठाकर उनके घर के सामने रख देते हैं। एलॉइस रिटर की पत्नी से मिलती है और बताती है कि वो रॉयल फैमिली से है और यहाँ मशहूर डॉक्टर से मिलने आई है। इतने में डॉक्टर रिटर भी वहाँ आ जाते हैं। एलॉइस उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं हमेशा उस आदमी से मिलना चाहती थी जिसने दुनिया को छोड़कर अपना एक अलग साम्राज्य बनाया। मैंने आपकी तारीफ हर जगह की है, राष्ट्रपति और गवर्नर के सामने भी। मैंने सबको बताया कि आपने इस द्वीप पर नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने सारे दांत निकलवा दिए ताकि किसी इन्फेक्शन का खतरा ना रहे और अपनी फिलॉसफी पर ध्यान दे सके। इतना सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तो अब आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? तो वो एलॉइस कहती है कि हम लोग बीच के पास कैंप लगाने का सोच रहे हैं। इस पर डॉक्टर तुरंत बोलते हैं, वहाँ तो पीने का पानी भी नहीं है, मैं तुम्हें उससे बेहतर जगह बताता हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में दिखता है कि एलॉइस और उसके दोस्त एक तालाब में नहा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इसी वक्त हाइस और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुरंत इस तालाब से बाहर आ जाओ। तभी पता चलता है कि ये वही तालाब था जो हाइस और मार्गरेट ने खुद बनाया था, जिसमें वो बारिश का पानी जमा करते थे और यही उनका एकमात्र पानी का जरिया था। एलॉइस तुरंत माफी मांगती है और कहती है, सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, अब से हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। मैं इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ अमीर लोग आ सके। वो बताती है कि इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर रोडोल्फ है और रोबोट उसका बॉडीगार्ड है। एलॉइस कुछ लेटर्स हैंस को देती है, जिनमें से कुछ हैंस के लिए थे और कुछ कहती है कि ये वाले डॉक्टर रिटर को पहुंचा देना। जब हैंस वो चिट्ठियां डॉक्टर रिटर को देता है तो वो देखते हैं कि सारे लिफाफे पहले से खुले हुए हैं। वो गुस्से में कहते हैं, एलॉइस खुद ये चिट्ठी मुझे दे सकती थी, इसकी क्या जरूरत थी कि तुम बीच में पड़े। और फिर वो हैंस की बेइज्जती कर देते हैं। हैंस गुस्से में एलॉइस के पास
पास जाता है और कहता है, तुमने मुझे वो चिट्ठी देने के लिए क्यों कहा? क्या तुम चाहती थी कि हमारे बीच झगड़ा हो? इस पर एलोइस मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे झगड़ा तो रिटर ने खुद करवाया है। उसने ही हमें बताया था कि तुम्हारा वाटर सोर्स एक तालाब है, इसलिए हम वहीं नहाने चले गए। हैंस ये सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रिटर अक्सर उन्हें परेशान करता था। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि हैंस और मार्गरेट पत्थरों को जोड़कर अपना घर बना रहे हैं, और तभी एलोइस और उसके दोस्त वहाँ आकर कहते हैं, हमने भी यहाँ कैंप लगाने का सोचा है, क्योंकि बीच के पास बहुत गर्मी है। वो कहती है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमारा रिजॉर्ट बन जाने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और हम तुम्हारे वाटर सोर्स का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्द ही हमारा इंजीनियर राल्फ यहाँ पर एक नया सोर्स ढूंढ लेगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, राल्फ दिन रात खुदाई करता है पर पानी का कोई सोर्स नहीं मिलता। वो बहुत ही निराश और चिढ़ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि वो अकेला ही सारे काम कर रहा है, जबकि एलोइस और रॉबर्ट बस मस्ती करते रहते हैं। एक दिन गुस्से में आकर वो एलोइस और रॉबर्ट के प्राइवेट टाइम में घुस जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ लाने का कोई हक नहीं था, मैं एक इंजीनियर हूँ, तुमने ना कोई प्लान बनाया, ना गार्डन है, ना कोई मैप, बस अपनी सड़क में मुझे यहाँ फंसा दिया। एलोइस को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले उदास हो जाती है और जंगल की ओर चली जाती है। अब हालत ये थी कि इन सब के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए रॉबर्ट और रैल्फ ने तय किया कि वो हैंस के घर से खाना चुराएंगे। उधर दिखाया जाता है कि मार्गरेट को अब अजीब सा पेट दर्द होने लगा है। उसे समझ आ जाता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है। वो जोर जोर से हैंस को बुलाती है, लेकिन हैंस पास नहीं होता। वो बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाती है, पर रॉबर्ट और रैल्फ जो पास में छिपे थे मदद के लिए नहीं आते हैं। मार्गरेट अकेली एलोइस के टेंट की ओर मदद मांगने जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, रॉबर्ट और राल्फ मौका पाकर उसके घर में घुसकर खाना चुराने लगते हैं। उधर एलोइस भी टेंट के अंदर रहती है। वो मार्गरेट की दर्द भरी आवाज सुनती है, पर फिर भी मदद के लिए बाहर नहीं आती। थकी हारी मार्गरेट वापस अपने घर लौटती है, और जैसे ही वो आती है, रॉबर्ट और राल्फ चोरी का सारा खाना लेकर छिप जाते हैं। अब मार्गरेट के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो जमीन पर अखबार बिछाती है और अकेले बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है। सीन में दिखाया जाता है कि बाहर उसकी गाय भी जोर जोर से रंभाने लगी है। वही गाय जो कुछ दिन पहले वो जंगल से पकड़ कर लाए थे और जो रोज उन्हें दूध देती थी। लेकिन जब मार्गरेट को दर्द के साथ खून बहना शुरू होता है, तो उसके खून की गंध सूंघकर जंगली कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं। वो हमला करने लगते हैं। मार्गरेट के पास कुछ नहीं था। वो बस झाड़ू उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। दर्द, खून, डर सब एक साथ था। वो बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। उधर राल्फ गिल्ट में आकर एलोइस से कहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एलोइस मना कर देती है। यह देखकर एलोइस का नौकर गुस्से में कहता है, तुम मुझे निकाल दो, लेकिन मैं एक इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्गरेट का बच्चा जन्म ले चुका है और जंगली कुत्ते बच्चे पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी हैंस और उसका बेटा टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं और उन कुत्तों को भगा देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मार्गरेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बेहोश पड़ी थी और होश में नहीं आ रही थी। हैंस भागकर डॉक्टर रिटर के पास मदद मांगने चाहता है, लेकिन रिटर साफ इनकार कर देता है। अब हैंस पूरी तरह टूट चुका था। रिटर की पत्नी को उसकी हालत पर दया आती है और वो अपने पति से कहती है कि कृपया उसकी मदद करो। आखिरकार डॉक्टर रिटर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि मार्गरेट की प्लेसेंटा अभी भी अंदर है। वो हैंस से एक चम्मच और गर्म पानी मंगाते हैं और उन्हीं दो चीजों की मदद से ऑपरेशन करते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस थी, लेकिन अंत में मार्गरेट की जान बच जाती है। सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि कई महीने बीत चुके हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब इस आइलैंड पर गर्मी आ चुकी थी। इतनी तेज गर्मी थी कि पूरा आइलैंड सूख चुका था और यहाँ पानी की बहुत ही भारी कमी हो गई थी। जाहिर सी बात थी कि अब खाने की चीजें बहुत ही कम थी और डॉक्टर रिटर भी अब अपनी फिलोसफी लिखना बंद कर चुके थे। दूसरी तरफ एलोइस के पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रोडोल्फ जो एक इंजीनियर था, भूख से परेशान होकर हैंस के घर पहुंचता है खाने के लिए। हैंस और मार्गरेट उसे खाना खिलाते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये देखकर रोडोल्फ को एहसास होता है कि एलोइस ने कभी उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। उसे अच्छा लगता है और वो उन्हें एलोइस की सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है एलोइस कोई रॉयल फैमिली की नहीं है, वो एक आम और गरीब लड़की है। उसका बोलने का तरीका, उसका स्टाइल सब किताबों से सीखा हुआ है। जो कपड़े वो पहनती है वो भी किसी से उधार लिए हुए हैं। वो एक नकली जिंदगी जी रही है। उसने अपने सपनों में खुद को प्रिंसेस मान लिया है और असली दुनिया में भी वो वही बनने की कोशिश कर रही है। उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद वो पेरिस में एक क्लब में डांस करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात रॉबर्ट और मुझसे हुई। वो डॉक्टर रिटर की किताबें भी पढ़ा करती थी। उसी से उसे इस आइलैंड के बारे में पता चला और फिर वो हमें यहाँ होटल बनाने के बहाने लेकर आ गई। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा हॉलीवुड डायरेक्टर अपने पूरे क्रू के साथ इस टापू पर आया है। वो बहुत सारा खाना और सामान लेकर आया था और वो डॉक्टर रिटर
रिटर से मिलने आया था, क्योंकि वो उनकी फिलॉसफी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। जैसे ही एलोइस को यह खबर मिलती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो डायरेक्टर को इम्प्रेस करके अपने सारे सपने पूरे कर लेगी। वो अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है, लेकिन वो डायरेक्टर उसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। रात में डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी होती है, जिसमें वो डॉक्टर रिटर को सम्मानित करता है और कहता है कि उन्होंने दुनिया को बहुत ही खूबसूरत विचार दिए हैं। साथ ही वो हैंस और मार्गरेट की तारीफ करता है कि उन्होंने इस टापू पर पहला बच्चा जन्म दिया है। पार्टी खत्म होती है, सब लोग लौट जाते हैं। तब एलोइस को पता चलता है कि डायरेक्टर यहाँ फिल्म बनाने नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी करने आया था और अगले दिन वापस चला जाएगा। एलोइस को अब टाइम बहुत कम था, इसलिए वो डायरेक्टर के पास दोबारा जाती है और उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर साफ कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब एलोइस कहती है कि मैं यहाँ बहुत ही अकेली हूँ, तो डायरेक्टर जोर से हंसता है और कहता है, अब समझ में आया, तुम किसी रॉयल फैमिली की नहीं हो। जो तुमने अभी किया वो रॉयल लड़कियां नहीं करती, और अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारा टिकट बनूंगा इस टापू से बाहर जाने का, तो तुम बहुत गलत हो। ये सुनकर एलोइस पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा था कि अगर वो डायरेक्टर के साथ नहीं रह पाई तो कम से कम उसके जहाज में बैठकर इस टापू से निकल जाएगी और अपनी जिंदगी वापस बना लेगी। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि जहाज पहले ही निकल चुका है। ये सोचकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जो चाहती थी वो नहीं मिला। इधर जब डॉक्टर रिटर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हॉलीवुड डायरेक्टर जो राशन उनके लिए छोड़ गया था वो एलोइस चुरा चुकी है। वो गुस्से से भर जाते हैं और एलोइस के कैंप पहुंचते हैं और फैसला करो, या तो मैं या एलोइस। वो हमें परेशान कर रही है और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हैंस कहता है, मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम्हें मुझसे नफरत थी। डॉक्टर रिटर गुस्से में कहते हैं, तो फिर चलो बदला लेते हैं। दोनों राइफल लेकर एलोइस के कैंप पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा खाना वापस दो। एलोइस कहती है, मैं कुछ नहीं दूंगी। रिटर गुस्से में बंदूक उठाता है और रॉबर्ट भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी कुछ गलत होता, उससे पहले मार्गरेट वहाँ पहुँचती है और सबको समझाती है। रिटर गुस्से में घर लौटता है और पूरी तरह पागल हो जाता है। वो अपनी टाइपराइटर तोड़ देता है और डोरा से कहता है कि अब मैं भूख से नहीं मरूंगा, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। डोरा उसे याद दिलाती है, हम वेजिटेरियन है। दूसरी तरफ रडोल्फ फिर से हैंस के घर आता है, क्योंकि हैंस उसका ख्याल रखता था। इस बार भी वो उसे खाना खिलाता है। तभी बाहर से एलोइस की आवाज आती है। वो रडोल्फ को बुला रही होती है। वो उसे खाना देती है और कपड़े लौटाते हुए कहती है, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। रडोल्फ की आंखों में आंसू आते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जाने से पहले मुझे जरूर बताना। रात का सीन दिखाया जाता है। हैंस और मार्गरेट अपने घर में होते हैं जब उन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। हैंस सोचता है कि चोर आए हैं। वो बाहर निकलता है और हवा में गोली चला देता है। गोली गलती से रिटर की पत्नी के गधे को लग जाती है। चोर तो भाग जाता है। सुबह जब डॉक्टर रिटर की पत्नी उठती है तो वो देखती है कि उनके सारे मुर्गे बीमार पड़ गए हैं और उनका गधा भी गायब है। अब डॉक्टर रिटर अपनी पत्नी के साथ हैंस के घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये सब किया है, उनका गधा गायब करना और मुर्गियों को बीमार करना। लेकिन हैंस साफ मना कर देता है और कहता है कि ना तो मुझे तुम्हारे गधे के बारे में कुछ पता है और ना ही तुम्हारी मुर्गियों के बारे में। बात करते करते दोनों को एहसास होता है कि कोई उनकी बात छुप कर सुन रहा है, क्योंकि इस टापू पर उनके अलावा सिर्फ एलोइस का ग्रुप ही था। दोनों को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सब उसी की चाल है। अब दोनों फैसला करते हैं कि एलोइस से बदला लिया जाएगा और दुश्मनी को दोस्ती में बदल कर वो उसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। लेकिन एलोइस तक पहुंचने से पहले रास्ते में उन्हें रडोल्फ मिल जाता है। जब वो उसे डराते हैं तो रडोल्फ सच्चाई उगल देता है। वो कहता है कि गधे को गायब मैंने ही किया था, लेकिन एलोइस के कहने पर अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, बस इस नर्क जैसे टापू से बाहर निकलना चाहता हूँ। रिटर और हैंस उसे माफ कर देते हैं और वो दोनों साथ मिलकर एलोइस से बदला लेने निकलते हैं। सीन कट होता है। तीनों एलोइस के कैंप पहुंचते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, एलोइस बाहर आओ। लेकिन वहां से पहले रॉबर्ट निकलता है और हमला कर देता है। वो सीधे रडोल्फ पर टूट पड़ता है, उसे जमीन पर पटक देता है और उसके मुंह में एक नुकीली चीज घुसाने वाला होता है। तभी हैंस पीछे से उसका गला और हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाता है और एक झटके में चाकू मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। रॉबर्ट के मरते ही एलोइस बाहर आती है और नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो रोते हुए कहती है, रॉबर्ट मुझे मारता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था, जो कुछ भी मैंने किया सब उसी के कहने पर किया। वो हैंस को गले लगाते हुए कहती है, मुझ पर भरोसा करो, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया। अब मैं अपने रिजॉर्ट में तुम दोनों को बराबर का पार्टनर बना दूंगी। लेकिन हैंस और रिटर दोनों उसकी सच्चाई जानते थे, इसलिए उस पर भरोसा नहीं करते और गुस्से में रिटर बंदूक उठाकर गोली चला देता है और एलोइस भी मर जाती है। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि गोली की आवाज इतनी दूर तक गूंजेगी कि मार्गरेट ने भी उसे सुन लिया। अब दोनों मर्द तय करते हैं कि इस हत्या को अपने बीवियों से छिपाना होगा। वो दोनों लाशों को उठाते हैं और पहाड़ी से नीचे समुद्र में फेंक देते हैं।
अगले दिन ये लोग प्लान के हिसाब से रुडोल्फ को बुलाते हैं ताकि वो झूठ बोले कि एलॉइस और रॉबर्ट टापू छोड़कर जा रहे हैं। रुडोल्फ आता है और कहता है वो दोनों टापू छोड़कर चले गए हैं और जाते जाते ये चिट्ठी हुई है। लेकिन मार्गरेट को यकीन नहीं होता। वो कहती है एलॉइस अपनी चीजें कभी छोड़कर नहीं जा सकती और मैंने उस दिन गोली की आवाज भी सुनी थी। वो हैंस से कहती है मुझे सच्चाई पता है, वो दोनों मरे हैं और उन्हें रिटर ने मारा है और तुम सोच रहे हो कि रिटर अब तुम्हारा दोस्त है। नहीं, जब पुलिस आएगी वो तुम्हें फंसाएगा और हमें इस टापू से निकाल देगा क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। दूसरी तरफ रिटर की पत्नी अब रिटर के बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। आज वो साफ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम यहाँ फिलॉसफी लिखने आए थे लेकिन पड़ोसियों को परेशान करने की राजनीति में लग गए। रिटर जवाब में कहता है तुम्हें दिखता नहीं, हमारी हालत इन लोगों की वजह से हुई है। पत्नी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में मार्गरेट से मिलती है। मार्गरेट उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है एलॉइस के साथ क्या हुआ, उसे रिटर ने मारा है। लेकिन रिटर की पत्नी उस पर यकीन नहीं करती और कहती है मुझे नहीं लगता कि रिटर किसी को मार सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रुडोल्फ जो समुद्र के किनारे बैठा दुखी था, उसे दूर से एक नाव दिखाई देती है। वो तुरंत हाथ हिलाकर इशारा करता है। जहाज का कप्तान अच्छा इंसान था, उसने लाइफ रिंग फेंकी और रुडोल्फ तैरकर उसकी तरफ चला गया। आखिरकार 1 साल बाद वो इस नर्क से बाहर निकल गया। रिटर उसे जाते हुए देखता है और अचानक उसके मन में एक नया विचार आता है। वो खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है मुझे एक नई फिलॉसफी लिखने का आइडिया आया है। पत्नी भी मुस्कुराकर कहती है बहुत अच्छा, आज हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चिकन बनाती हूँ। रिटर मान जाता है और अपने काम में लग जाता है। उसकी पत्नी अपने बीमार मुर्गियों का मांस पकाती है और रिटर को परोस देती है। जैसे ही वो खाना खाता है उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, शरीर फूलने लगता है और वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है। पत्नी घबराकर हैंस और मार्गरेट को बुलाने जाती है। मार्गरेट को देखते ही समझ में आ जाता है कि रिटर को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो बोल भी नहीं पाता। मरते वक्त वो अपनी पत्नी डोरा को कोसता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। रिटर को वहीं पर दफना दिया जाता है। कई महीने बाद पुलिस जांच के लिए टापू पर पहुंचती है। वो सबसे पहले हैंस को पकड़ती है और बताती है कि रिटर ने अपनी पुरानी चिट्ठियों में जो उसने जर्मनी भेजी थी हैंस पर एलॉइस की हत्या का आरोप लगाया था। जब रिटर की पत्नी से पूछताछ होती है तो वो भी हैंस के खिलाफ बयान देती है। लेकिन जब पुलिस मार्गरेट से पूछती है तो वो साफ कहती है कि हैंस ने कुछ नहीं किया, असल में एलॉइस को रिटर ने मारा और डोरा ही रिटर की असली कातिल है। रिटर फूड पॉइजनिंग से मरा लेकिन वो जहर उसे डोरा ने दिया। मैंने उसे जो मुर्गियां दी थी वो सब ठीक थी लेकिन उसकी बीमार मुर्गियां गायब है। मतलब डोरा ने जानबूझकर वही खराब चिकन खिलाया। पुलिस को हैंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो हैंस और उसके परिवार को वहीं छोड़ देती है और डोरा को अपने साथ ले जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि रिटर की पत्नी यानी डोरा जर्मनी लौट गई और 1943 में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने टापू वाले अनुभव पर किताब लिखी जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उस किताब में उसने हैंस और मार्गरेट पर इल्जाम लगाए। इसके जवाब में मार्गरेट ने भी एक किताब लिखी। अंत में ये दिखाया जाता है कि मार्गरेट और उसका परिवार उस टापू पर रहने लगे और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया जहाँ आज भी टूरिस्ट घूमने आते हैं। और आखिर सीन में बताया जाता है कि रुडोल्फ का जहाज ईंधन खत्म होने की वजह से समुद्र में डूब गया और वो भी मर गया। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मार्गरेट उसी टापू पर बूढ़ी होकर मरी और आज भी उस टापू पर मार्गरेट रिजॉर्ट मौजूद है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर तुमको मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।